ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए एयर इंडिया में विनिवेश को मिल रही गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल यानी 15 सितंबर को एयर इंडिया में निजी क्षेत्रों के लिए बिडिंग की अंतिम तारीख थी। दो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने बिड जमा करके एयर इंडिया में विनिवेश की तरफ अपनी हिस्सेदारी का दावा रखा है और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को और गति मिल गई है। मिस्टर भट्टाचार्य, हमने 2018 में भी देखा कि एयर इंडिया के विनिवेश की पहल सरकार ने की, लेकिन उस वक्त सकारात्मक रुझान प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से नहीं मिलने के बाद फिर से विनिवेश का विश्लेषण करके और उन प्रक्रियाओं को थोड़ा आसान बनाकर स्टेक्स की हिस्सेदारी को 100% करके विनिवेश की प्रक्रिया को फिर शुरू किया गया। तो आप इस पूरे संदर्भ को कैसे देखते हैं? जो 2018 में हुआ था वो एक दूसरी परिस्थिति थी, जहां पे सरकार 2019 का एक जनरल इलेक्शन उसके लिए वो तैयार हो रही थी और मैं समझता हूं कि 2018 से 2019 में एक साल का समय ज्यादा उचित नहीं था। उस समय का जो प्रयास था वो असफल रहा। पर इस बार जो 2020 से जो नया इन्होंने एक स्कीम चालू किया है कि किस तरह से एयर इंडिया की विनिवेश की प्रक्रिया को ये संपूर्ण करे, मैं समझता हूं कि जो उसके ऐलान करने के बाद ही कोविड-19 का जो प्रकोप आया उससे काफी समस्याएं आई, काफी चैलेंजेस आई और एविएशन इंडस्ट्री में जो एक झटका पहुंचा है उससे मैं समझता हूं कि जो एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क और चैलेंजेस और रेवेन्यू ना मिलेगा उसके ऊपर काफी संदेह आती हैं। पर तभी मैं कहूंगा कि सरकार ने काफी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उनको रिलैक्स किया है, जिससे कि जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट है वो सफल हो सके इस बार। और एक आशा का जो किरण मुझे दिख रहा है वो है कि दो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, एक तो है टाटा ग्रुप और दूसरे है स्पाइस जेट का ग्रुप। ये दो कंपनियां जो हैं, दो कंपनियां जब एविएशन सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं और एविएशन सेक्टर के जुड़े हुए होने के बाद वो एयर इंडिया के खरीदने की जो उन्होंने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल में मैं समझता हूं कि अगर आप देखें उसमें दम रहेगा, क्योंकि ये कोई बाहर की ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि भाई एयर इंडिया को खरीद ले। ये कंपनियां ऐसी हैं जो एविएशन सेक्टर से युक्त हैं। जैसे टाटा की बात करें तो विस्तारा एयरलाइन चलाती है, अजय सिंह जी जो हैं वो स्पाइस जेट चलाते हैं। ये जो एक स्ट्रैटेजिक सेल जो होगा वो ऐसे किसी के हाथ में जाने की हम उम्मीद नहीं होगी जो कि वो एक रियल एस्टेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए वो कंपनी को खरीदे। हालांकि जो टैक्सेशन लॉज में काफी परिवर्तन किया गया है उसमें काफी ढील भी दी गई है। मुझे ये लगता है कि अगर एविएशन कंपनी अगर एयर इंडिया की तरफ इंटरेस्ट से देखें तो एयर इंडिया की जो निजीकरण की जो बात चल रही है उसके लिए निश्चित रूप से ठोस कदम है। बिल्कुल, आपने कुछ कदमों का जिक्र किया तो एक बड़ी विश्लेषण के बाद जो बात नजर आई थी कि डेट जो लगभग 50-60 हजार करोड़ रुपए का था उसे सरकार ने लचीला किया और 23,000 करोड़ रुपए तक लाने की कोशिश की और उसमें भी कुछ छूट दी। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था कि स्टेक्स का, कि जो 74% स्टेक्स एक प्राइवेट प्लेयर के पास रहने के बाद 26% स्टेक्स की हिस्सेदारी सरकार की होगी, तो उसे भी सरकार ने 100% किया। जो एयर इंडिया की सिंगापुर टर्मिनल सर्विस की जो 50% हिस्सेदारी वाली जो सेवा थी उसका भी पूरा 50% निजी क्षेत्र को देने की सरकार ने पहल की। तो इन सब चीजों से किस तरह प्राइवेट प्लेयर्स को एक थोड़ा सपोर्ट मिला और विनिवेश की प्रक्रिया को और ज्यादा लचीला बनाने में इससे मदद मिली? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस को काफी ढीली कर दी गई हैं, पर ढीली कर देने के बाद भी एयर इंडिया की फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। अगर आप देखें एक कंपनी, जिस कंपनी की 70,000 करोड़ की जो ऋण है उस ऋण को वो किस तरह से चुकाएगा, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। और ये ऋण जो है और उसके साथ साथ जो वो एयर इंडिया के 141 एयरक्राफ्ट काफी लीजिंग कमिटमेंट है। तो मैं समझता हूं कि जो भी ये कंपनी को खरीदेगा उसको ये जानकर खरीदना होगा कि एयर इंडिया को चलाना कोई सीधी बात नहीं है। इस कोविड-19 के प्रकोप के बाद एविएशन सेक्टर में जितनी हलचल मची है, जोखिम और भी बढ़ गया है
उस हिसाब से मैं समझता हूं कि जो नया खरीदार जो आएगा वो इसको एक बच्चे का खेल की तरफ नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैलेंज साबित होगा। जैसे मैंने कहा कि एयर इंडिया का डेट भी है, उसके साथ साथ एयर इंडिया का लाइबिलिटी जो है 141 प्लेनों का जो लीजिंग हर महीने में जो उनको फाइनेंशियल आउटगो जो है जाता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और तीसरी बात ये होगा कि जो एयर इंडिया कंपनी जो है, एयर इंडिया कंपनी में अपनी जो रियल एस्टेट जो है उसको अलग कर दिया गया है। कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगा, वो सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए खरीदेगा, कंपनी को चलाने के लिए लेगा, ना कि वो रियल एस्टेट का डील करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि एक तरफ अगर एविएशन कंपनी इस एयर इंडिया में इंटरेस्ट दिखाती है, वो एक आशा की बात है एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये आसान काम नहीं साबित होगा। एयर इंडिया लगभग एक 90 साल पुरानी कंपनी है एविएशन के क्षेत्र में और इस कंपनी का एक अपना इतिहास है। तो सरकार की भी ये चिंता है कि ये मुनाफे में हो और जिस तरह से विनिवेश की प्रक्रिया की पहल सरकार ने शुरू की थी और ये अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, तो किस तरह से इस लेगेसी को मुनाफे में रखना और इसको बनाए रखना आवश्यक है देश के लिए। एक जमाना हुआ करता था जब हर देश का अपना एक नेशनल एयरलाइन हुआ करता था। आप अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, पर अगर यूरोप जो इस मामले में थोड़ा कट्टर रहा है, उनके पास भी नेशनल एयरलाइन जो है वो देश की स्वत्वाधिकार में नहीं है। जैसे ब्रिटिश एयरवेज कहिए आप, या लुफ्तांसा को कहिए आप, एलिटालिया को कहिए। विश्व में एविएशन सेक्टर में जो सरकारों ने जो एविएशन कंपनी अपने नेशनल एयरलाइन को भी उनको निजीकरण करने में कोई झिझक नहीं दिखाई है। भारत में भी जो नेशनल एयरलाइन करार किया जाता था कि एयर इंडिया जो है नेशनल एयरलाइन है, उसको भी निजीकरण करने में राजनीतिक या इकोनॉमिक कोई झिझक नहीं आ रही है। और मैं समझता हूं कि इस बेझिझक से काम करने के लिए ही आज आप जो फाइनेंशियल बिड्स टाटाज और स्पाइसजेट से आई है, उसका एक प्रधान कारण है। विनिवेश के बारे में आपने अभी मिस्टर भट्टाचार्य बताया, थोड़ा हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए भी बात को स्पष्ट करें कि एक विनिवेश की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से जो सरकार का एक अतिरिक्त बोझ होता है उसे कम करने और प्राइवेट प्लेयर को और ज्यादा जगह देने के लिए आवश्यक है। ये जो विनिवेश जो है उसका अर्थ ये निकलता है कि सरकार जो अपनी फुटप्रिंट जो है एक कंपनी में, मतलब उसकी जो शेयर होल्डिंग जो है, जिसके स्वत्वाधिकार जो है, उसको मात्रा को कम करता है और वो कंपनी को निजीकरण नहीं करता। वही है आपका विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश में मकसद ये होता है कि सरकार की पूंजी, सरकार अपनी जो विनिवेश करके अपनी बजट की जो गैप्स होती हैं, बजट की जो डेफिसिट होती है, उसको थोड़ा बहुत पूरा करते हैं। और विनिवेश करने के बाद सरकार की आशा यह होती है कि विनिवेश के बाद वो कंपनी मार्केट प्रिंसिपल से काम करे और अपने आप ही में वो सफल और अपने आप में भी वो काम करे और सरकार के पास पैसे लेने के लिए ना आए। पर जो निजीकरण जो है वो बिल्कुल अलग है, जहां पे सरकार एकदम अपने उस कंपनी से बाहर चली जाती है। इस निजीकरण के बाद सरकार के साथ जो एयर इंडिया के जो नए मालिक जो होंगे उनके साथ वैसे ही संपर्क रहेगा जैसे कि सरकार का संपर्क कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ होता है। और इसमें सरकार के पास कोई विनिवेश के लिए जो पूंजी आती है, जो रेवेन्यू आती है, वो निजीकरण में रेवेन्यू नहीं आएगी। तो दो चीज बिल्कुल अलग हैं। इसमें बेचने के बाद वन टाइम एक रेवेन्यू आएगा, वो बेचने का रेवेन्यू आएगा। जैसे हम जानते हैं कि इस बार बजट में 1,75,000 करोड़ का एक रेवेन्यू का एक एस्टीमेट है। उसमें ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब ये निजीकरण जैसे जो डील्स इस साल में ही, इस वित्तीय वर्ष में ही पूरा किया जाएगा। पर हमें देखना है कि किस तरह से ये डील इस साल में ही पूरा करके सरकार के पास पैसे उतने आ सके। मिस्टर भट्टाचार्य, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर आपने विश्लेषण दिया, हमारे साथ जानकारियां साझा की। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे एयर इंडिया में विनिवेश को मिल रही गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।